दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 3 का टॉपिक 14 पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के बारे में, यानी कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होता चला गया और कंजम्पशन भी बढ़ता गया। उसका प्रोडक्शन बढ़ता गया, साथ में कंजम्पशन भी बढ़ता गया। अब हमने देखा था वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ रही जो कंट्रीज थी, वहां के फार्मलैंड्स डिस्ट्रॉय हो गए थे, तो वहां पे उतनी फार्मिंग हो नहीं पा रही थी। वो क्रॉप्स के लिए, वो अपने फूड ग्रेन्स के लिए वो कंट्रीज दूसरे देशों पर डिपेंड हो गई थी। अब क्योंकि वो डिपेंडेंट है, तो दूसरे जो देश हैं, अब वहां पे इन कंट्रीज में डिमांड उठ रही है ज्यादा से ज्यादा फूड ग्रेन्स की। तो इसीलिए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, इन सभी देशों ने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया, जिससे कि ये फूड सप्लाई कर सकें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ रही कंट्रीज को और प्रॉफिट अर्न कर सकें। इस वजह से इन कंट्रीज ने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई, उसके बाद क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इन सब कंट्रीज ने क्या किया? खुद से अपना प्रोडक्शन करना दोबारा स्टार्ट किया, अपनी रिकवरी करनी स्टार्ट करी, और ये धीरे धीरे सेल्फ सफिशिएंट होते चले गए इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोडक्शन। यहाँ पे अब सफिशिएंट अमाउंट में फूड प्रोडक्शन हो रहा था इन कंट्रीज में, तो अब ये दूसरे देशों से इंपोर्ट नहीं करवा रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ है, वर्ल्ड वाइड यानी पूरे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा खाना है हमारे पास, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गया है और लोग बहुत कम है, डिमांड कम है। तो इस वजह से प्राइसेस गिरने लगे और फार्मर्स को, पीजेंट्स को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा, क्योंकि अब जो लोन उन्होंने लिए थे प्रोडक्शन करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए जो लोन लिया था, उसे अब वो रीपे नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके प्रोडक्शन के प्राइसेस गिर चुके थे, उनके क्रॉप्स के प्राइसेस उन्हें अच्छे खासे नहीं मिल रहे थे। इस वजह से वो अब अपने लोन्स रीपे नहीं कर पा रहे थे। तो ये एक ऐसा टाइम था जब मास प्रोडक्शन हुआ ग्लोबली। तो ये हमने अभी तक की वीडियोस में जाना था, अब इसमें हम इसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। हेनरी फोर्ड एंड द असेंबली लाइन। अब मास प्रोडक्शन की बात हो रही है। अभी तक हमने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन देखा, लेकिन दूसरी फील्ड्स में कैसे मास प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे अगर हमें कार्स बनानी है, तो पहले बहुत टाइम लगता था एक एक कार को बनाने में, लेकिन अब कार्स का भी हम मास प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं? कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कार्स हमें बनानी है, तो उस तरह से हम मास प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं? ये सब पॉसिबल हुआ हेनरी फोर्ड की वजह से। हेनरी फोर्ड एंड द असेंबली लाइन। हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन का आविष्कार किया, असेंबली लाइन इंट्रोड्यूस करी। असेंबली लाइन कौन सी? जो हम स्कूल में प्रेयर के टाइम पे लगाते हैं? नहीं, असेंबली लाइन वो लाइंस होती हैं जो एक तरह से कन्वेयर बेल्ट का काम करती हैं, उन्हें असेंबली लाइन कहा जाता है। अब कन्वेयर बेल्ट हम देखते हैं इंडस्ट्रीज में, ऐसे लाइन से चलते रहते हैं, प्रोडक्ट्स हमारे पास आते रहते हैं। अब बाय चांस मान लो पैकिंग का काम है, पैकेजिंग का काम है, मान लो इंक की बॉटल है, उसे आपको बॉक्स में रैप करके आगे भेजना है, तो वहां से इंक की बॉटल्स आती रहेंगी, आपको यहाँ से पैक करना है और उसे आगे भेजना है। इस टाइप से आपके पास एक तरह से कंटिन्यूअसली काम आता रहेगा, आप फ्री नहीं बैठोगे। तो असेंबली लाइन जो है, अब क्योंकि लोगों को पता है, वर्कर्स को पता है कि अगर मैंने सही टाइम पे, एक परफेक्ट टाइम पे अगर मैंने ये पैक करके आगे नहीं भेजा, तो मेरी जो वाकई आगे से जितने भी इंक की बॉटल्स आ रही हैं वो यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी, हमारे लिए काम बढ़ जाएगा। ये सोच के वो वर्कर्स फास्टली अपना काम करते हैं, क्विकली अपना काम करते हैं और एक एफिशिएंट वे में काम करते हैं, अपना एफिशिएंटली और फास्टली अपना काम करते हैं, क्विकली। हेनरी फोर्ड इंट्रोड्यूस्ड द असेंबली लाइन इन हिज फैक्ट्रीज। हेनरी फोर्ड जो हैं, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज में सबसे पहले असेंबली लाइन इंट्रोड्यूस करी, असेंबली लाइन सेटअप करी उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज में, अपनी फैक्ट्रीज में। इन असेंबली लाइन प्रोडक्शन ईच वर्कर डिड वन स्पेसिफिक टास्क। अब असेंबली लाइन में हर एक वर्कर का कोई एक ही स्पेसिफिक काम होता है। किसी का काम है जैसे मान लो बिस्किट्स वगैरह हैं, किसी का काम है कि उन्हें काउंट करके एक लाइन में लगा के रखना, किसी का काम है उन्हें पैक करते रहना, और किसी का काम है उन्हें बॉक्स में डालते रहना। तो एक वर्कर एक ही काम कंटिन्यूअसली करता रहता है, एक वर्कर के पास एक ही टास्क होता है करने के लिए। कार्स मूव ऑन अ कन्वेयर बेल्ट, फास्टर प्रोडक्शन। कार्स जो हैं वो कन्वेयर बेल्ट पे एक तरह से जब
कार्स के प्रोडक्शन में कन्वेयर बेल्ट यानी असेंबली लाइन का यूज किया जाता है, तब फास्टर प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। अब कार के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो एक लाइन से आते जाएंगे, हम लोग सेट करते जा रहे हैं पूरा, तो इस वजह से फास्टर प्रोडक्शन हो गया। कन्वेयर बेल्ट की ही हेल्प से सभी चीजों का प्रोडक्शन इजी हुआ और बहुत तेजी से हम लोग मास प्रोडक्शन करने लगे। और वैसे ही हमें कार के प्रोडक्शन में भी देखने को मिला फास्टर प्रोडक्शन हो रहा है, और साथ ही साथ हम कार्स का मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा कार्स कम टाइम में प्रोड्यूस कर रहे हैं। रिजल्ट, टाइम ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस्ड, अ कार इन 93 मिनट्स। तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि प्रोडक्शन का टाइम कम हो गया, यानी कि कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना पा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कि कन्वेयर बेल्ट के आने की वजह से सिर्फ 93 मिनट्स में हम एक कार बना ले रहे थे। इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन, अब कन्वेयर बेल्ट हो गया, इन सबका इम्पैक्ट क्या पड़ा प्रोडक्शन पे। लार्ज स्केल स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड क्विकली, अब कन्वेयर बेल्ट यानी असेंबली लाइन के आने की वजह से क्या हुआ कि हम क्विकली और क्वालिटी प्रोडक्ट्स इजीली बना सकते हैं कम टाइम में। हम कम टाइम में मास प्रोडक्शन कर सकते हैं, काफी सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, और वो भी बेस्ट क्वालिटी के। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फेल, चीपर प्राइसेस फॉर कंज्यूमर्स, अब प्रोडक्शन के जो प्राइसेस थे वो कम होते चले गए। अब हमारी मेहनत उतनी नहीं लग रही है, अब हमारा पैसा उतना नहीं लग रहा है, अब हमारी मेहनत उतनी नहीं लग रही है, ना हमारा टाइम उतना ज्यादा लग रहा है। तो इस वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो कम हो गई, प्रोडक्ट्स के प्राइसेस कम हो गए, और इससे फायदा किसको हुआ, कंज्यूमर्स को। अब ज्यादा से ज्यादा लोग सस्ते जो कार्स हैं, सस्ते प्रोडक्ट्स जो हैं उन्हें अफोर्ड कर सकते थे, तो कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा फायदा हुआ रेट कम हो जाने की वजह से। राइज ऑफ मास कंजम्पशन, ये हमने देखा मास प्रोडक्शन यानी बहुत ज्यादा बल्क में प्रोडक्शन हो रहा है, काफी सारे प्रोडक्ट्स कम टाइम में बन जा रहे हैं। अब मास कंजम्पशन यानी अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो उन्हें कंज्यूम करने वाले, खरीदने वाले लोग भी ज्यादा होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग अब उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम भी कर रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, तो इसे कहा गया मास कंजम्पशन। चीपर गुड्स प्लस राइजिंग वेजेस इक्वल्स टू ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर कल्चर, अब चीपर गुड्स हैं यानी सस्ते प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं, और साथ ही वर्कर्स की वेजेस भी बढ़ती जा रही हैं। हमने देखा था वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ कि काफी ज्यादा लोगों की डेथ हुई, तो यूरोपियन नेशंस में क्या हुआ था, जो वर्किंग पॉपुलेशन थी उनमें कमी आ गई थी। जो लोग सही थे, चलने फिरने लायक थे, जो अर्न कर सकते थे, उन लोगों को तो आपने भेज दिया लड़ने के लिए, उन लोगों की डेथ हो गई, तो अब कमाने वाले लोग बहुत कम बचे थे, वर्कर्स की पॉपुलेशन गिर गई थी। तो क्या हुआ, अब जो इंडस्ट्रीज थी, फैक्ट्रीज थी, बड़ी बड़ी जो कंपनीज थी, उन्होंने भी बहुत ज्यादा अब उन्हें वर्कर्स की रिक्वायरमेंट थी, उन्हें वर्कर्स चाहिए थे, तो इस वजह से उन्होंने वेजेस बढ़ा दिए। और अब ज्यादा पैसा अगर किसी को मिलेगा, ज्यादा सैलरी होगी, तो हर कोई चाहेगा काम करना, तो इसी वजह से वेजेस बढ़ा दिए गए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स आए और इनके लिए काम करें फैक्ट्रीज के लिए। तो इस वजह से वेजेस बढ़ा दिए गए, और इसी टाइम पे हमें देखने को मिला कि विमेन्स भी अपने घर से निकल के अर्न कर रही हैं, कमाने के लिए कंपनीज में काम कर रही हैं, इंडस्ट्रीज में वर्क कर रही हैं। तो यहाँ पे विमेन का भी एज अ वर्कर हमें रोल देखने को मिला। तो चीपर गुड्स यानी सस्ते दाम पे हमें सारे गुड्स मिल जा रहे हैं, सस्ते रेट पे हमें प्रोडक्ट्स मिल जा रहे हैं, और साथ में लोगों की यानी वर्कर्स की वेजेस यानी सैलरीज भी बढ़ती जा रही हैं। तो इससे क्या हुआ, कंज्यूमर कल्चर देखने को मिला, यानी कंज्यूमर्स जो हैं उन्होंने अपना एक्सपेंशन करना शुरू किया। अब अगर आपकी सैलरी ज्यादा है और काफी सारे प्रोडक्ट्स जो आपको चाहिए उनके रेट कम है, उनके प्राइसेस कम है, तो आप चाहोगे कि मैं ये भी खरीद लूं, वो भी खरीद लूं। तो इस टाइप से क्या हुआ, कंज्यूमर्स ने अपने लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रेफर करने स्टार्ट किए, अपने लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स खरीदने स्टार्ट किए, बिकॉज जो प्रोडक्ट्स थे वो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पर मिल रहे थे और इनकी सैलरीज भी बढ़ चुकी थी। डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीज्ड फर्दर, और जब हमारे पास जितने भी गुड्स वगैरह हैं,
हमने मान लो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो सब हमें मिल रहे हैं, लेकिन अब हमारी डिमांड और बढ़ेगी। लोग जो हैं जब वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं तो लोगों की डिमांड भी बढ़ती चाहिए कि हमें ऐसे ही और प्रोडक्ट्स चाहिए, या फिर इस प्रोडक्ट में थोड़ा इन्वेंशन करके कोई डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट बनाओ, कोई ऐसी चीज बनाओ जिससे हमें फायदा हो हमारी कन्वीनियंस के लिए, यानी हमारा काम आसान हो, ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाओ। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में डिमांड्स उठती रहती हैं, रोबोट्स की डिमांड्स उठ रही हैं जिससे कि रोबोट्स जो हैं वो घर का काम करें, काफी अलग अलग फील्ड्स में रोबोट्स को काम करवाया जा सके, तो ऐसे रोबोट्स का भी इनोवेशन किया जा रहा है। तो ये सब किस वजह से हो रहा है? क्योंकि हमारी डिमांड्स बढ़ रही हैं। हम चाहते हैं कि हमारा काम इजी हो, इसीलिए हम चाहते हैं कि एक ऐसा रोबोट हो जो हमारे बदले घर का सारा काम कर दे। इस वजह से क्या हो रहा है, हमारी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं और इसी वजह से जो कंपनीज हैं वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाती जा रही हैं। बूस्टेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ रही है, हमें ज्यादा से ज्यादा गुड्स चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स चाहिए, तो इंडस्ट्रीज तो वो प्रोडक्ट्स बनाएंगी ही बनाएंगी क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि डिमांड ज्यादा है। अगर हम ऐसा कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जिससे लोगों को बेनिफिट होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे और अल्टीमेटली फायदा किसे होगा? इन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट को। तो लोगों की डिमांड बढ़ने से इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हुई बहुत तेजी से। ब्रॉडर इफेक्ट्स। अब ये जितना भी हमने देखा मास प्रोडक्शन, मास कंजम्पशन, इसके क्या ब्रॉडर इफेक्ट्स थे? इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स बेटर होने लगी, लोग जो हैं एक क्वालिटी लाइफ जीने लगे, बेटर लाइफ स्टाइल जीने लगे। हाउएवर प्रोस्पेरिटी वाज अनइवन, लेकिन प्रोस्पेरिटी बहुत अनइवन थी, यानी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन लोगों के, तो इंडस्ट्रियलिस्ट और यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए काम करने वाले जो वर्कर्स थे उनके भी अब वेजेस बढ़ गए हैं, तो इन लोगों की जो कंडीशन है वो रिलेटिवली काफी अच्छी थी, प्रॉस्परस थे, पैसे की कमी नहीं थी इनके पास। लेकिन वहीं हम बात करें फार्मर्स की, पीजेंट्स की, तो उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा बेकार थी, उन लोगों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा था क्योंकि हमने देखा था 1920s में एग्रीकल्चरल क्राइसिस आई। It symbolized the rise of modern industrial economy, but its imbalance also contributed to the Great Depression later. इसकी वजह से जो अभी हमने देखा मास प्रोडक्शन और मास कंजम्पशन, उसकी वजह से मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की ग्रोथ हुई, यानी मॉडर्न वे में जो इंडस्ट्रीज आज हम देखते हैं उस टाइप की इंडस्ट्रीज ग्रो करती चली गई। लेकिन उसी टाइम पे, यानी ये मास प्रोडक्शन, मास कंजम्पशन जब हो रहा है तो उसी टाइम पे क्या हुआ था, इम्बैलेंस भी क्रिएट हुआ। इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, एग्रीकल्चरल सेक्टर पीछे रह गया और सेकेंडरी सेक्टर आगे निकलता चला गया, ग्रो करता चला गया। और इसी वजह से क्या हुआ है यहाँ पे कि हमें बाद में ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अगर नहीं होगा, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, तो सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ भी नहीं होगी। अभी तक इंडस्ट्रीज कैसे भी जुगाड़ करके इधर से इंपोर्ट करवाना, उधर से इंपोर्ट करवाना, दूसरे देशों से रॉ मटेरियल्स लेकर के अपना प्रोडक्शन कर रहे थे। लेकिन जब प्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा, एग्रीकल्चरल क्राइसिस आएगा, तो प्राइमरी सेक्टर में डिक्लाइन होने की वजह से सेकेंडरी सेक्टर भी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से हमें ग्रेट डिप्रेशन भी देखने को मिला, जब पूरी इकोनॉमी का डाउनफॉल देखने को मिला, यानी पूरी इकोनॉमी एकदम तेजी से गिरी, पूरे नीचे चली गई। अभी हमने ये रिसेशन देखा, इकोनॉमी में हमने पढ़े रिसेशन और डिप्रेशन। तो रिसेशन यानी कि जब इकोनॉमी बूस्ट कर गई, इस टाइप का जो ग्राफ है वो कहलाया जाएगा रिसेशन, जब इकोनॉमी बढ़ रही है। और जब ऐसे बढ़ के इकोनॉमी एकदम डाउन में जाएगी, सीधी ड्रॉप करेगी, तो वो टाइम होता है डिप्रेशन। तो ये डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन उस टाइम पे आया था, तो उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप मास प्रोडक्शन और मास कंजम्पशन क्या होता है ये आपको एकदम क्लियर है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।